लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्या हुआ था हमारा? हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म को ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म भी कहते हैं, पता है ना? चलिए हेडिंग डाल दीजिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सही है ना? बोले एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा फॉर्म होता है, एक अलग सा फॉर्म। क्लियर? कौन कौन सा भी पढ़ लिया? कार्टेशियन फॉर्म पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अगर मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दे रखा है, क्या दे रखा है? x प्लस आई वाई, तो ये कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? अगर इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं इस फॉर्म में, r cos थीटा प्लस आई, तो ये कौन सा फॉर्म है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, r तो वैसे का वैसे रहेगा, इसको सिस थीटा ऐसे भी लिखते हैं, पता है कि नहीं पता है? शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको हम ऐसे लिख दें r e टू दी पावर आई थीटा, तो ये किस फॉर्म, कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्या किस फॉर्म में है? r e टू दी पावर आई थीटा आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर? कोई डाउट? इस वाले पार्ट को लेते हैं, r cos थीटा प्लस आई sin थीटा, r e टू दी पावर आई थीटा, तो r और r कट जाएगा क्या? तो यहाँ से हम cos थीटा प्लस आई sin थीटा इज इक्वल टू e टू दी पावर आई थीटा लिख सकते हैं? बोलिए, ये वाला अगर इसके बराबर है तो r और r कट जाएगा, तो ये इसी के बराबर आएगा ना, इसमें क्या टेंशन है इतना? पक्का क्लियर है? अच्छा, एक चीज और है, अगर ऐसा कुछ है cos थीटा माइनस आई sin थीटा, क्या है? तो इसको हम लिख सकते हैं r e टू दी पावर माइनस आई थीटा, ये लिख सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस। पक्का क्लियर है? ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये क्या हो गया? सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से cos थीटा प्लस आई sin थीटा r e टू दी पावर आई थीटा आ गया, और यहाँ से इस वाले फॉर्म से cos थीटा माइनस आई sin थीटा किसके बराबर हो गया? e टू दी पावर माइनस आई थीटा, इसी का तो बराबर हो गया ना। कोई डाउट? अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें, क्या करें? तो ये वाला कट जाएगा क्या? यहाँ से कितना हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू e टू दी पावर आई थीटा, ऐड कर रहे हैं ना, तो प्लस e टू दी पावर माइनस आई थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहाँ से cos थीटा जो हो जाएगा e टू दी पावर आई थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आ गई? e टू दी पावर आई थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। क्लियर है? कोई डाउट? क्या हो गया? कोई टेंशन नहीं। चलिए फिर से लेते हैं इसको, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू e टू दी पावर आई थीटा, cos थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस आई थीटा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं? तो सब्ट्रैक्ट करेंगे
माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, 2i साइन थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर i थीटा माइनस e टू द पावर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ से i साइन थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर i थीटा माइनस e टू द पावर माइनस i थीटा अपॉन, क्लियर है? कोई भी डाउट इसमें? तो कॉस थीटा की वैल्यू ये होती है, आई साइन थीटा की वैल्यू ये होती है। इसमें कोई डाउट आप लोगों को? पक्का? चलिए नोट कीजिए इसको। एक चीज़ है यहाँ पर, इधर देखिए, कॉस थीटा ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, यहाँ से आई और आई वाला पार्ट तो कट गया ना, तो ये क्या है? प्योरली रियल। क्या है? यहाँ आप लोग लिख सकते हैं प्योरली, और यहाँ पर आई है कि नहीं है, तो ये क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी। इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए। इफ z इज इक्वल टू ब्लैक हो रहा है भाई, कपड़े से साफ करते हैं। देखिए, इफ z इज इक्वल टू -2 e टू द पावर I minus pi by 3, then find modulus and amplitude of z. बोर्ड को मिटाना पढ़ाने से ज़्यादा टफ है। डिजिटल होना चाहिए। डिजिटल वाला पता है आपको 2 लाख का आता है, वो 2-2.5 लाख का, 85 इंच, 75 इंच 2-1.5-2 लाख का आता है। वो भी आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, बजट थोड़ा सा हो जाए। कैसे होगा? ये दे रखा है, आप लोगों को क्या निकालना है? मॉडुलस, और क्या निकालना है? मॉडुलस कैसे निकलता है? √x² + y² निकाल दीजिए। बोलिए कैसे होगा? कोई आइडिया नहीं? क्या है, इतना सिंपल है, इसमें भी आप लोग सोच रहे हैं इतना।
अभी तो पढ़ा पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता था? ये किसके बराबर होता था? यही होता था ना। तो इसके पहले ये क्या होता है? आर। इसको वैसे ही लिख देते हैं, z इज इक्वल टू -2 e टू द पावर आई थीटा। ये क्या है? तो e टू द पावर आई थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? यही तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पर? प्लस आई साइन थीटा। थीटा की जगह पर क्या है? बोलिए क्या प्रॉब्लम है इसमें? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। हमने मॉडुलस निकालना कैसे सीखा है? कार्टेशियन फॉर्म में हो तो कोशिश करेंगे जब भी आए तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फिर √x² + y² कर सकते हैं। अभी तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में किया, अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे। देखिए ध्यान से, -2 cos -थीटा। cos थीटा होता है कि नहीं होता है? cos -थीटा cos थीटा होता है, sin -थीटा sin थीटा होता है। ये वाला पार्ट क्लियर है? -2 cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 -i sin 30 डिग्री, सॉरी sin 60 डिग्री हो जाएगा। -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो z इज इक्वल टू -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा -1 माइनस प्लस, और ये 2 कट जाएगा तो ये हो गया +i√3। हो गया कि नहीं हो गया? रियल पार्ट निगेटिव, इमेजिनरी पार्ट, तो z कहाँ लाई करेगा? सेकंड में विल लाई इन कौन से क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में z लाई करेगा, इसमें कोई डाउट? तो अगर z वो मिल गया तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा? √-1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 √3 का 3, ये हो गया 2। तो मॉडुलस ऑफ z कितना आ गया? मॉडुलस ऑफ z कितना आ गया भाई? 2। दूसरे दुनिया में है क्या आप लोग? क्लियर है? पक्का? ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आप दूसरी दुनिया में? ऐसी बात है ना? नहीं? अब क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड निकालना है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता था? पाई माइनस अल्फा होता था कि नहीं? तो यहाँ कर दे, पाई माइनस अल्फा कैसे निकलता था? tan इनवर्स y/x। y क्या है? किधर गया भाई? y क्या है? x क्या है? यही तो है। तो यहां से क्या हो जाएगा? पाई माइनस tan के किस एंगल पर √3 होता है? tan के किस एंगल पर √3 होता है? देखिए याद ही नहीं है। 60 डिग्री। तो कितना हो गया? π/3। आप भी देखकर बोल रहे हैं? हाँ। तो यहाँ से कितना हो गया? 2π/3। क्या निकल कर आ गया? एम्पलीट्यूड ऑफ z 2π/3, मॉडुलस ऑफ z 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जब हमें ABCD नहीं लिखने आता तो हम ऐसे और लेटर कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले क्या सीखते हैं? ABCD लिखना सीखते हैं ना। कि डायरेक्ट आप जब जन्म लिए थे बोले थे मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगी और ऐसे लिखूंगा, और डायरेक्ट ऐसे और लेटर लिखना स्टार्ट किए थे? नहीं, पहले ABCD याद किया होगा ना, तभी तो लिखने आया होगा। तो जब आपको एंगल से याद नहीं है तो ये कैसे करेंगे? बोले अगर आता भी है, चले यहाँ से यहाँ तक कर आ गए, यहाँ पर पता ही नहीं tan के किस एंगल पर √3 होता है, कैसे करेंगे भाई? यहीं अटक जाएंगे, यहाँ पर अटक जाएंगे कि cos 60 डिग्री क्या होता है, sin 60 डिग्री क्या होता है, बस हो गया काम। क्यों? कब याद करेंगे? एग्जाम के बाद? नहीं, फिर मरने के बाद? हाँ? फिर कब याद करेंगे? अरे बताइए भाई, कोई एक टाइम बताइए कब याद करेंगे? बोले एंगल से तो याद करना है। मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताया था,
उसको आप भूल गए, अब वो आपकी गलती है। 2 ट्रायंगल बताया था ना, 2 ट्रायंगल से कैसे याद करना है, तो उसको क्यों नहीं रिवाइज करते? हर चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड करने की क्या ज़रूरत है? अब मैं बोलूँगा वो टेबल को रट्टा मार कर आइए, अब रट्टा मारते रहेंगे दिन भर, आप रट्टा मारते रहेंगे, कन्फ्यूज़ होते रहेंगे, क्या फ़ायदा होगा? वो 2 ट्रायंगल समझ लेंगे अच्छे से, उस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। अभी यहाँ बोल रहे हैं लेकिन करेंगे नहीं। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूँ, करेंगे? कल क्या होमवर्क है आप लोगों का? बोले क्या होमवर्क है बताइए? टेबल को किसी तरीके से ट्रायंगल से याद कीजिए या रट्टा मारकर याद कीजिए, वो आप लोगों को याद होना चाहिए। समझ आ रहा? और इस चीज़ को बहुत सीरियसली लीजिए, याद कर आइए, वरना मेरे पास 101 तरीके हैं याद कराने के। समझ में आ रहा? जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो क्या करना पड़ता है? चम्मच यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, उंगली से क्यों निकालना भाई, गंदा हो जाएगा उंगली, चम्मच यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो याद नहीं कर कराएंगे तो मेरे पास और भी रास्ते हैं याद करवाने के, तो याद कर कराना है कल, इसको सीरियसली लेना है। ठीक है, चलिए बढ़िया, नोट कीजिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रियल पार्ट find the real part of e to the power I theta। हाँ, e to the power I थीटा, इसका आप लोगों को क्या निकालना है? रियल पार्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए? क्यों भाई, घर पे पढ़ाई कर रहा है? मैं जब एकदम छोटा सा था ना, मैं तब से पढ़ा रहा हूँ। शकल देखकर मैं बता देता हूँ कि इसने कितना तैयारी की है, कौन सा स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, कहाँ पर वो फंसेगा, किस लाइन में फंसेगा, मैं वो भी बता सकता हूँ। समझा रहा? तो आप कह रहे हैं कि अगर आप ट्राई किए हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैथ्स की मैं पूछ रहा हूँ, मैथ्स की नहीं किया ना, वही तो कह रहा हूँ। मैं शकल देखकर बता देता हूँ कि आपने ट्राई किया कि नहीं। 2 दिन से फिजिक्स क्यों कर रहा है भाई? टेस्ट था तो सिर्फ फिजिक्स ही करेंगे? वाह गजब, फिर सोया भी नहीं होगा, खाना भी नहीं खाया होगा। फिजिक्स का टेस्ट था तो आप लोग फिजिक्स ही पढ़ रहे होंगे। क्यों, खाना खाए कि नहीं खाए? खाए। अरे सोया कि नहीं सोया? फ़ोन भी यूज़ किया होगा। क्या बात है, सिर्फ मैथ्स के पढ़ने के समय में अरे नहीं फिजिक्स का टेस्ट है सिर्फ फिजिक्स पढ़ेंगे, बाकी सब काम करेंगे आप लोग। हाँ, ये एक्सक्यूजेज हैं, एक्सक्यूजेज। 1 घंटा अगर मैथ्स पढ़ लेंगे तो फिजिक्स में कम नंबर आ जाएगा क्या? फिर ये तो बहानेबाजी होती है कि सिर्फ फिजिक्स पढ़ लिए हो गया। ऐसा होता है क्या कि खाना खाने गए सिर्फ रोटी खाए जा रहे हैं, रोटी खाए जा रहे हैं, अगले दिन सिर्फ सब्जी खाए जा रहे हैं, सब्जी खाए जा रहे हैं, उसके अगले दिन फिर सिर्फ दाल पी रहे हैं, फिर उसके अगले दिन फिर सिर्फ चावल खा रहे हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं ना, सब एक साथ मिक्स करके खाते हैं ना, तभी मज़ा आता है। तो सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए ना, कि सिर्फ फिजिक्स होने चाहिए? फिर कैसे होगा? अभी पोलर फॉर्म में पढ़ा हमने, क्या पढ़ा था? पोलर फॉर्म में क्या बोले? किसके बराबर होता है? आई के बराबर होता है। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ई टू द पावर आई थीटा होता है कि नहीं होता है? रख देते हैं यहाँ पर ई टू द पावर ई टू द, इसके जगह पर हम ये रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो गया कि नहीं हो गया? अब ऐसे लिखा हुआ है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर
इंटू ई टू द पावर वाई, तो क्या हो जाता है, ई टू द पावर एक्स प्लस वाई तो होता है ना, बेस सेम है तो पावर ऐड होते हैं, तो यहाँ पर भी पावर ऐड हो रहे तो बेस सेम रहा होगा, तो इसको z मान लेते हैं, z इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर कॉस थीटा इंटू ई टू द पावर आई साइन थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जब बेस सेम है ये मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा बीच में, बोले कोई डाउट नहीं, पक्का? अब e टू द पावर आई थीटा किसके बराबर होता है? e टू द पावर आई थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता है? e टू द पावर आई, और ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा थीटा है, इस पूरे को क्या मान लेंगे? थीटा मान लेंगे। तो यहां से हो गया z इज इक्वल टू ई टू द पावर कॉस थीटा। अब ये पूरा का पूरा थीटा माना है तो ई टू द पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहां पर लिखेंगे कॉस, और थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे? यही तो है ना थीटा, ई टू द पावर आई, और ये पूरा का पूरा क्या है? थीटा। तो जहां पर थीटा आएगा वहां पर क्या रखना पड़ेगा? साइन थीटा रखना पड़ेगा। यहां पर क्या होता है? प्लस आई साइन थीटा, तो यहां पर क्या होगा? कोई डाउट? अब ये वाला पार्ट इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पार्ट इससे भी मल्टीप्लाई होगा, कर देते हैं मल्टीप्लाई। z इज इक्वल टू ई टू द पावर कॉस थीटा इंटू कॉस साइन थीटा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई ई टू द पावर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई डाउट? आपको क्या पता करना था? तो यहां से अगर लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z, ये क्या है? रियल पार्ट, और यहां पर i लगा हुआ है तो ये क्या है? तो x प्लस आई वाई, तो रियल पार्ट क्या है? यही तो है। लिख देते हैं रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू ई टू द पावर कॉस थीटा इंटू कॉस साइन थीटा। हो गया, कंफ्यूजन ना हो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस साइन थीटा पहले लिख दीजिए, कॉस साइन थीटा, फिर उसके बाद लिख दीजिए ई टू द पावर कॉस थीटा। हो गया। ये क्या है? रियल पार्ट ऑफ z है। कितना डिफिकल्ट है? फिर से बहुत बढ़िया। कहाँ प्रॉब्लम आ गई आपको? ऊपर चला गया तो उसी समय पूछा करिए ना, उसी समय पूछेंगे तो इफेक्टिव होगा ना, ऐसे पूछेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब जब बिल्डिंग बनती है तो नींव स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा थोड़ी नहीं चलो पिलर कोई बात नहीं कमज़ोर बन गया, ऊपर का फ्लोर तगड़ा बनना चाहिए। बाद में ऊपर का फ्लोर तगड़ा बना दिया फिर बोले तो जब वही समझ में नहीं आया तो वही रोका करिए कि सर ये वाला समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए देखिए, इसी का तो रियल पार्ट निकालना है ना, तो इसको पहले ढंग के फॉर्म में तो लेकर आना पड़ेगा। अभी कैसे रियल पार्ट निकालेंगे नहीं पता चलेगा। तो हमें पता है ई टू द पावर आई थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इस ई को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, इस ई टू द पावर आई थीटा की जगह पर हमने लिख दिया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्लियर है? अब हमें पता है कि अगर बेस सेम है ऐसे और मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो पावर्स ऐड होते हैं। पावर्स क्या होंगे? तो x प्लस वाई हो जाएगा, ऐसे ही तो है। तो यहाँ पर भी तो वही चीज़ है, इसको x प्लस वाई, तो अगर x प्लस वाई है तो क्या लिख सकते हैं? ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर वाई। लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये ई टू द पावर कॉस थीटा इंटू ई टू द पावर आई साइन थीटा ऐसे लिख दिया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऐसा इसलिए किया है ताकि ये ई टू द पावर आई थीटा के फॉर्म में आ जाए। किस फॉर्म में आ जाए? ई टू द पावर आई थीटा के फॉर्म में आ जाए, इसलिए इसको हमने अलग अलग लिखा है। अब इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो रियल वैल्यू है, इसको साइड में हटा दिया। अब हमें पता है ई टू द पावर आई थीटा, ई टू द पावर आई थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा है, हमारे में थीटा के जगह पर क्या है? साइन थीटा। तो जहाँ जहाँ थीटा होता है वहाँ पर हम साइन थीटा यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर कुछ और एक्सप्रेशन होता थीटा के जगह पर तो जहाँ जहाँ थीटा है हम वो एक्सप्रेशन यूज़ करते। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया ई टू द पावर आई थीटा, ये पूरा का पूरा क्या है? थीटा। तो ये वैसे का वैसे आ गया। यहाँ पर होता है कॉस थीटा, तो लिख दिया कॉस थीटा के जगह पर साइन थीटा प्लस आई साइन, ये आ गया थीटा। क्लियर?
अब हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है, तो x प्लस आई वाई के फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? तो x प्लस आई वाई के फॉर्म में है क्या? ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर x प्लस आई वाई के फॉर्म में आएगा। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब ये है रियल पार्ट, ये क्या है? क्योंकि यहाँ पर आई लगा हुआ है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा था रियल पार्ट ऑफ z, तो रियल पार्ट ऑफ z ये वाला होगा, ये वाला, ये लिख दिया। इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं, इसको पहले भी लिख सकते हैं, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, इसमें और इसमें कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए इस तरीके से अरेंज कर कर लिख दिया। ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। अगर इमेजिनरी पार्ट बोलता तो इमेजिनरी पार्ट ये वाला हो जाता, आई को हटा देते और बाकी ये वाला, ये e टू द पावर cos थीटा इंटू साइन थीटा हमारा क्या हो जाता? इमेजिनरी पार्ट हो जाता। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब भी रियल और इमेजिनरी बोलेगा तो सबसे पहला काम आपको करना है कि हमें उसको कार्टेशियन फॉर्म में लेकर आना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में या x प्लस आई वाई के फॉर्म में हमको लेकर आना पड़ेगा, तभी तो हम बता सकते हैं कि रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सिंपल है ना? थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है, बस प्रैक्टिस चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए नोट कीजिए। हो जाएगा। इसके बाद है आप लोगों का एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, और भी क्वेश्चंस करेंगे ये सब करने के बाद। अब आता है आप लोगों का वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अभी करना है या नेक्स्ट क्लास में करना है? अभी? चलिए हेडिंग डाल दीजिए, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वेक्टर्स पढ़ा है? वेक्टर्स पढ़ा है ना? देखिए एक लाइन लिखी इसमें, हेडिंग डाला ना, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला लाइन लिखिए, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी कंसिडर्ड, every complex number can be considered as if it is the position vector, as if it is the position vector of that point, of that point. Second line, if point P represents, if point P represents the complex number Z, if point P represents the complex number Z, then देखिए मान लीजिए कि एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, क्या है? ठीक है, अगर इसको हम आर्गेंट प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं, कोई पॉइंट P है जो इसको डिनोट करती है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स कॉमा वाई होगा कि नहीं होगा? और ये क्या है? ओरिजिन। क्या है? ओरिजिन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर, जो पॉइंट है P, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है। तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं कैसे? यहाँ से क्या हो जाएगा? वेक्टर OP, O से किधर जाना है? देखिए इस पॉइंट P का अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है?
वेक्टर्स तो पढ़ा है ना। इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर OP होगा कि नहीं होगा। अगर किसी भी पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, अगर मैं कहता हूँ पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर, तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर OA क्या हो गया, वेक्टर OA। अगर पॉइंट P का पूछा जा रहा है तो वेक्टर OP। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर OP को हम लिख सकते हैं Z। क्या लिख सकते हैं, वेक्टर OP को हम लिख सकते हैं Z। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। वेक्टर OP का मतलब क्या है, वेक्टर OP का मतलब कि O जो है आपका इनिशियल पॉइंट है, क्या है, और O से हम चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, P तक जा रहे हैं। तो ये हो गया वेक्टर OP। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो वेक्टर का मतलब होता है स्केलर क्वांटिटी विथ डायरेक्शन। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी विथ डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो मॉडुलस ऑफ Z चाहिए होता है, आपको पता होना चाहिए उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, और दूसरा चीज़ आपको पता होना चाहिए कि उसका डायरेक्शन क्या है। ऐसा तो नहीं कि इधर इधर कहीं भी निकल रहा है, कहीं भी निकल रहा है, ऐसा नहीं होगा ना। x, y है तो उसके कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगे, तो उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो किसी भी वेक्टर को अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो दो चीज़ें चाहिए। एक तो मॉडुलस ऑफ Z चाहिए, मतलब कि ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। दूसरा उसका डायरेक्शन चाहिए। तो हम ऐसे नहीं कह सकते टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ऐसे नहीं कह सकते। तो हम क्या कहते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, आर्गुमेंट। क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गुमेंट। उसके डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गुमेंट। हम कहते हैं कि थीटा एंगल होना चाहिए विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस। समझ में आ रहा। अब जैसे ही एंगल हमने बता दिया, अब वो तो कहीं भी नहीं जा सकता ना, अब तो उसी एंगल पे जाएगा ना, एक डायरेक्शन में। तो इसका डायरेक्शन बताने का तरीका क्या है, आर्गुमेंट बता देना। जब आर्गुमेंट बताएगा तो हमें पता चलेगा कि चलो इस डायरेक्शन में जा रहा है, एम्पलीट्यूड बता देना, इस डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और ये क्या होता है, वेक्टर OP का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। क्या होता है, वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हमको पता है, मॉडुलस ऑफ Z मैग्नीट्यूड है इसका, डिस्टेंस ही तो है, और डायरेक्शन हमें पता चाहिए था, तो थीटा से पता चल जाएगा डायरेक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, मॉडुलस ऑफ वेक्टर OP, तो ये हो जाएगा यहाँ पर मॉडुलस ऑफ Z। समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। और ये फॉर्म क्या होता है आपका, वेक्टोरियल फॉर्म होता है। क्या होता है, वेक्टोरियल फॉर्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पक्का। कोई डाउट इसमें, पक्का। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3-4 पॉइंट है, उसको लिखिए, समझते चलेंगे, एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे, ठीक है। हेडिंग डालिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ e⁻i अल्फा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ e⁻i अल्फा, e⁻i अल्फा। ठीक है। मान लीजिए एंगल क्या है, अल्फा है। अब इस OP को हमने रोटेट किया, क्या किया, इन एंटी क्लॉकवाइज, आप कह सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज है ना, तो OP को हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ रोटेट कर आ गए, ये हो गया Q, इसको क्या मान लिया हमने, और ये एंगल थीटा हो गया। कितना है ये एंगल, थीटा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इसमें कोई डाउट, पक्का। पक्का क्लियर है, ठीक है। लिखिए, एक लाइन लिखिए, इफ वेक्टर OP, इफ, इधर देखिए, ये वेक्टर OP को ले लेते हैं, क्या लेते हैं, तो वेक्टर OP कहने का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर Z को ही तो डिनोट कर रहा है ना। वेक्टर OP किसको डिनोट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर Z को। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर Z को डिनोट कर रहा है, उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं,
तो कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसको? अभी लिखा तो है आप लोगों ने, लिखा है ना, कुछ पॉइंट है क्या? e टू द पावर आई थीटा, ये आई अल्फ़ा है तो आई अल्फ़ा, और आर किधर गया? मॉडुलस तो होना चाहिए ना, मॉडुलस तो होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? आर e टू द पावर आई अल्फ़ा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आर e टू द पावर आई अल्फ़ा, क्लियर। अब अगर हमें वेक्टर ओ क्यू निकालना है, क्या निकालना है? तो क्या हो जाएगा? आर, मान लेते हैं मॉडुलस दोनों का सेम है, ये मॉडुलस दोनों का क्या है? मतलब सेम डिस्टेंस पर है, लेकिन अभी डायरेक्शन तो चेंज हो गया ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? e टू दी पावर आई क्या हो जाएगा? क्या है एंगल यहाँ पर? आर्गुमेंट क्या है? अल्फा प्लस थीटा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लिखिए, एक लाइन लिखिए। अभी क्या लिखा आप लोगों ने? इफ वेक्टर OP इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू, इसको Z मान लीजिए, इसको Z मान लीजिए, इसको Z1 मान लेंगे। इफ वेक्टर OP इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू R e टू दी पावर आई थीटा, R e टू दी पावर आई अल्फा, अल्फा हमने माना है ना, यहाँ पर अल्फा है तो आई अल्फा मान लीजिए, आई अल्फा एंड वेक्टर OQ एंड वेक्टर OQ इज इक्वल टू R e टू दी पावर आई अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू Z1। वेक्टर OQ को हमने क्या माना है? Z1, और ये भी तो एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, तो इसको Z मान लिया, इसको क्या मान लिया? Z1 मान लिया, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर वेक्टर OQ है ना, इसको R ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? e टू दी पावर आई अल्फा इंटू e टू दी पावर आई थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा R e टू दी पावर आई अल्फा किसके बराबर है? R e टू दी पावर आई अल्फा, तो इसके जगह पर Z लिख दें, और यहाँ क्या हो गया? e टू दी पावर आई थीटा। तो वेक्टर OQ क्या हो जाएगा आपका? Z e टू दी पावर आई थीटा, और थीटा क्या है? जितना हमने रोटेशन किया है इसका, जितना रोटेशन किया है, और Z e टू दी पावर आई थीटा, और Z क्या था? ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता है, हमें इसका पता करना है, इसको पता करना है, और हमें पता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो वो हो जाएगा Z e टू दी पावर आई, और ये जो एंगल है इस एंगल को यहाँ पर लिख देना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट उसी के नीचे लिखिए, इफ वेक्टर OP, इफ वेक्टर OP एंड वेक्टर OQ, if vector OP and vector OQ are of unequal magnitude, if vector OP and vector OQ are of unequal magnitude, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? अलग है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो हमको तो समझ में आ गया, अगर मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है देन यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर OQ क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है ना, क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Z क्या था? वेक्टर OP, और यहाँ पर क्या हो गया? e टू दी पावर आई थीटा। अब ये यूनिट वेक्टर OQ कैप का मतलब क्या है? वेक्टर है, उसका हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब हो गया, यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1 हो गया, लेकिन उसका डायरेक्शन वही का वही है। हम उसके मैग्नीट्यूड को क्या कर दे रहे हैं? 1। यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों का अनइक्वल है ना, तो वो इसका मैग्नीट्यूड क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, तो हमें उसके मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, हमें उसके डायरेक्शन से मतलब है। तो जब भी हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं
तो यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब क्या हो गया, हम उसका डायरेक्शन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है क्योंकि वो तो अलग है। इसलिए यहाँ पर इस वाले पार्ट को इससे क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा। इस वाले पार्ट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, ताकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मैग्नीट्यूड बराबर हो रहा। अभी क्या है, वेक्टर ओ क्यू और वेक्टर ओ पी का मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, बराबर नहीं है, अलग अलग है। तो हमें उस केस में क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर क्यों निकालना है, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता। तो हम यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब ये होता है कि जब भी हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, हम उसका डायरेक्शन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, किसी भी रास्ते में जा रहे हैं, अगर आप में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड तो वही होगा ना। आपका एक मैग्नीट्यूड है, आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको आपके मैग्नीट्यूड को 1 से मल्टीप्लाई किया गया तो आपका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। लेकिन अब मैं डायरेक्शन अलग लगा दिया, 1 से तो मल्टीप्लाई किया, साथ में डायरेक्शन भी लगाया, तो अब आपका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा? मैग्नीट्यूड वही रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ताकि हमें मैग्नीट्यूड वही का वही रहे, डायरेक्शन से हमें मतलब है सिर्फ डायरेक्शन निकल जाए। इसलिए उसको हम कैप से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? कैप से। और यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, कभी भी अगर निकालना हो यूनिट वेक्टर, तो हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? आपका मान लीजिए कुछ भी मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए वेट ले लेते हैं, आपका मान लीजिए 65 kg, 60 kg, 70 kg कुछ भी होगा, वो 1 कब हो सकता है, जब आप ही के मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड कर दें। आपके मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड कर देते हैं, आपके मैग्नीट्यूड से आप ही को डिवाइड कर देंगे, 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो जो भी वेक्टर है अगर उसी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो अगर कोई भी वेक्टर दे रखा है, आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, उसी के मैग्नीट्यूड से उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन वही का वही रहेगा, डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी ये सब और अच्छे से हम करेंगे जब वेक्टर्स एक चैप्टर है, जब वो हम पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी तो बस ये समझ लीजिए कि हाँ चलो ऐसे ऐसे वेक्टर होता है, ये होता है, वो होता है। इस पर अभी हमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ठीक है? इस पर हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, अभी ज़्यादा नहीं करेंगे। जब वेक्टर्स आप लोग अच्छे से करेंगे तो उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वो सब क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको नोट किया, करिए, नोट कर लीजिए इसको। क्या हो गया, क्यों इतना खुश हो रहा है, क्या हो गया बताइए भाई? आप हंस रहे इसलिए वो भी हंस रहा है? अरे क्या बात है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इफ z इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1 प्लस आई एंड अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2 and alpha is equal to pi by 2, then z1 is equal to vector OB is equal to I bracket 1 plus I bracket close। समझ में आ रहा? देखिए इसको ध्यान से समझना है, यहाँ समझ लें। पहला क्या दे रखा है, वेक्टर ओ ए दे रखा है ना, वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 प्लस आई। मान लो देखो वेक्टर ए है, 1 प्लस आई है, और आपको अल्फा क्या दे रखा है, तो मान लीजिए कि अगर एक आपका वेक्टर है ऐसे, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे, ये यहाँ पर ए है, क्या है, वेक्टर ओ ए, ये क्या है, वेक्टर ओ ए है 1 प्लस आई, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर? अब वेक्टर ओ है तो डायरेक्शन ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ओ से ए की तरफ जा रहे हैं, ओ इनिशियल पॉइंट है, ए क्या है, टर्मिनल पॉइंट। क्लियर? यहाँ पर रोटेशन कितना दिखा रहा है, पाई बाई 2। क्या दिखा रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, हमें कैसे पता, पॉजिटिव है, निगेटिव होता तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता। तो अब अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो इधर ही तो आ जाएगा, मान लेते हैं ये बी, इधर ही तो आ जाएगा ना,
ये कितना है 90 डिग्री है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगर OA जो है 1 प्लस आई है और OA को हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/2 रोटेट करते हैं, कितना रोटेट करते हैं? π/2 रोटेट करते हैं। तो ये जो वेक्टर OB है, वेक्टर OB, ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका 1 प्लस आई, इसको इसमें हमें I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जब भी 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब I इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। I इंटू 1 कितना हो जाएगा? प्लस आई। तो वेक्टर OB क्या निकल कर आ जाएगा आपका? वेक्टर OB -1 प्लस आई हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जब भी 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो I से क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हमें ये पता है तो तभी तो करेंगे ना, जब यही पता नहीं होता कैसे करेंगे? ये पता है, हमें पता है कि 90 डिग्री रोटेट करना है, अल्फा 90 डिग्री है, तो जो भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें I से क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। यूजिंग द वेक्टोरियल कॉन्सेप्ट, यूजिंग द वेक्टोरियल कॉन्सेप्ट and section formula, using the vectorial concept and section formula, complex numbers corresponding to centroid in center, ऑर्थोसेंटर एंड circumcenter of a triangle whose vertices are Z1, Z2, Z3, can be deduced, DEDUCED, can be deduced। अब इसका मतलब क्या है? देखिए ध्यान से पढ़िए एक बार, क्या बोल रखा है? यूजिंग द वेक्टोरियल कॉन्सेप्ट एंड सेक्शन फॉर्मूला। पहले यूजिंग द वेक्टोरियल कॉन्सेप्ट, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? लाइन जाती थी, कोई पॉइंट उसको किसी रेशियो में बांटता था, तो m/n रेशियो में बांटता था, तो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे, और वो डिवाइड करता था तो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, ये सब पता है कि नहीं? उसी को तो सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। तो वेक्टोरियल कॉन्सेप्ट यूज़ कर और सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर हम किसी भी ट्रायंगल के क्या, जिसके वर्टिसेस, एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस है Z1, Z2, Z3, तो इन Z1, Z2 और Z3 को हम यूज़ कर कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ कर Z1, Z2, Z3 तो गिवन होगा, और क्या गिवन होगा? Z1, Z2, Z3 दिया होगा, आपको बोलेगा कि इन सेंटर पता कीजिए, सेंट्रॉइड पता कीजिए, ऑर्थो सेंटर पता कीजिए, सर्कम सेंटर पता कीजिए। तो उसको हम कैसे पता करेंगे? वेक्टोरियल कॉन्सेप्ट यूज़ कर और सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर हम सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, हम ये सब पता कर सकते हैं। अब सेंट्रॉइड क्या होता है? जहाँ पर मीडियन मिलते हैं। ट्रायंगल है तो तीनों मीडियन जहाँ पर मिलते हैं सेंट्रॉइड हो गया। इन सेंटर क्या हो गया? इन सेंटर। एंगल्स बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं, क्या मिलते हैं? 3 एंगल्स होंगे, तीनों एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे, बराबर भागों में बांटेंगे, वो जहाँ पर मिलेंगे इन सेंटर हो गया। ऑर्थो सेंटर क्या हो गया? 90 डिग्री। फिर राइट एंगल क्या है? पूरा अच्छे से डिफिनेशन बोलिए। 90 डिग्री तो सही है, लेकिन अच्छे से डिफिनेशन बोलिए। ऑर्थो सेंटर वेयर द ऑल्टीट्यूड्स मीट, जहाँ पर ऑल्टीट्यूड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड्स कहने का मतलब एक वर्टिसेस है, वहाँ से दूसरे साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया।
एक वर्टिसेस से दूसरे साइड अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तीसरे वर्टिसेस से उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जहाँ पर वो मिलेंगे एक ही पॉइंट पर मिलेंगे तीनों के तीनों, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है? साइड बाइसेक्टर्स होता है। साइड दे रखा है उसको बाइसेक्ट किया, साइड दे रखा उसको बाइसेक्ट किया, मिला दिया, जहाँ पर पॉइंट मिलेगा लाइन ड्रॉ करेंगे तो पूरा का पूरा सर्कल के वर्टिसेस को टच करता जाएगा। सर्कल के वर्टिसेस को क्या होगा? बाहर से टच करता हुआ जाएगा ऐसे। इन सेंटर में क्या होता है? सर्कल के साइड्स को टच करता हुआ जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? तो ये जो इन सेंटर है, सेंट्रॉयड है, सरकम सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है, ये हम वेक्टोरियल कॉन्सेप्ट और सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर हम वो पता कर सकते हैं। समझ में आया? वो भी पता करना होगा, अभी आगे चलकर उस पर भी क्वेश्चन आएंगे, वो भी हम करेंगे, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे। लेकिन आप लोगों का होमवर्क क्या है? सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद, वो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स याद करने की जरूरत नहीं है, उसको तो याद करना ही है, वो तो बहुत छोटा सा चीज़ है। क्वेश्चंस भी करने हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म पे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये नहीं कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स याद कर आ गए, सोच रहे बहुत पढ़ाई कर लिया आज, तो उसको याद करने में कितना टाइम लगेगा? टेबल्स रट्टा मारेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं जो कॉन्सेप्ट बताया था ट्रायंगल्स वाला, उससे 5 या 10 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। जो ट्रायंगल्स में बताया था उससे कीजिएगा, 5 या 10 मिनट के अंदर याद हो जाएगा, फिर वो भूलेंगे नहीं कभी। समझ आ रहा? उसके बाद क्वेश्चंस भी करना है, प्रैक्टिस। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।